हेलो दोस्तों, तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि हमेशा कम नंबर से पास होने वाला शियाओ पांग अचानक एक ऐसा ऐप ढूंढता है जिससे विश पूरी की जा सकती है और अगले ही दिन वह सच में पूरी क्लास में पहला स्थान ले आता है और उसे एक मैसेज भी मिलता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन जैसे ही वह उस पर क्लिक करता है तो देखता है कि उस पर 24 घंटे का काउंटडाउन चल रहा है और उस समय उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि एक भयानक घटना होने वाली है। उसने यह बात अपने 4 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ शेयर की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और अमीर लड़की नाली उसे लगातार कमजोर कहकर ताने मारती रही। और उसी वीकेंड पर शियाओ पांग का जन्मदिन था। हालांकि नाली जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस लड़के से वह प्यार करती थी उसका शियाओ पांग से अच्छा रिश्ता था, इसलिए उसे मजबूरी में गिफ्ट तैयार करना पड़ा। यहाँ लंबी बालों वाली लड़की का नाम नाली है और छोटे बालों वाली का नाम शिया है, जो बचपन से ही अनाथ है। और तभी दोनों बात कर रहे थे कि हम अपना समय उस बेकार बर्थडे पर क्यों बर्बाद करें। और तभी वहां से गुजर रहे मोटे लड़के ने उनकी बात सुन ली और वह कहता है, तुम लोग क्या बातें कर रही हो? क्या ये कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं सुनना चाहिए? और तभी नाली कहती है, वह दरअसल हम तो असल में तुम्हारे जन्मदिन के गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। और यह सुनकर मोटा लड़का भी मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने सब कुछ सुन लिया था। और दोनों लड़कियों के जाने के बाद उसका चेहरा और भी काला पड़ गया और उसका मूड और ज्यादा उग्र होता गया। तभी उसकी दोस्त शिया का फोन आया। वह क्लासरूम से बाहर निकला और डर के साथ बाहर देखा। नीचे एक काली बिल्ली थी। पता नहीं यह मौत की चेतावनी थी या नहीं। दोस्तों के साथ फोन पर बातचीत होने लगी और उधर से नाली और सिया कहती हैं, मैं उस चोमू के बर्थडे में जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हमें उस चोमू के बर्थडे में जाना होगा और उस चोमू के लिए बर्थडे गिफ्ट भी लेना होगा। दरअसल शिया ने गलती से कॉल लगा दिया था और दोस्तों की बातें सुनकर मोटे लड़के का मूड और खराब हो गया। वह उन चारों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन वे लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी उसने स्क्रीन पर वही ऐप देखा और उसका चेहरा सख्त होता गया। उसने शिया को कॉल करने की कोशिश की, क्योंकि शिया हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। और मोटू ने शिया से कहा कि तुम आ रही हो ना मेरे बर्थडे में, लेकिन शिया ने उससे कहा, सॉरी मुझे वीकेंड पर ट्रेनिंग मिल गई। और फिर शियाओ पांग अब उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। उसने गुस्से में फोन काट दिया। असल में शिया सच में ट्रेनिंग पर नहीं जाना चाहती थी और जब उसने वापस कॉल किया तो शियाओ पांग ने फोन नहीं उठाया। लेकिन दोनों ने जल्दी ही इस बात को भूलकर एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर दिया, क्योंकि वे दोनों प्यार में थे। जुनून और उत्साह से भरे हुए शिया को वीकेंड पर अपने साथ रखने के लिए जियान्यू ने जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखी और ऐप में इच्छा मांग ली। हालांकि वह मजाक कर रहा था, लेकिन अनजाने में वह उसी समय मौत के खेल में शामिल हो गया और उन्होंने कहा, ट्रेनिंग कैंसिल, कृपया मेरी इच्छा पूरी करो। उन्होंने सच में अपनी इच्छा भेज दी। लेकिन अगले दिन जब वे स्कूल पहुंचे तो केवल मोटा लड़का स्क्रीन को घूर रहा था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तभी 24 घंटे का काउंटडाउन खत्म होने वाला था। केवल 2 मिनट 30 सेकंड बचे थे और उसके इस अजीब व्यवहार से टीचर ने उसको फोन रखने को कहा। और तभी मोटा लड़का अचानक उठ गया और सबकी नजरों के सामने उसने धीरे से चाकू निकाला और अब वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जैसे किसी भूत ने उसे अपने कब्जे में कर लिया हो और वह अपने शरीर के नियंत्रण के लिए लड़ रहा था। यह दृश्य बहुत ही डरावना था। वह सीधे शिया के सामने खड़ा हुआ और अपना गला काट लिया। शिया घबरा कर दौड़ी और उसके फोन पर काउंटडाउन देखा और याद किया कि उसके बॉयफ्रेंड जियान्यू ने कल रात इच्छा मांगी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन यह साफ तौर पर आत्महत्या लग रही थी और कोई नतीजा नहीं निकला। केवल शिया मेडिकल रूम में लेटी हुई कल रात की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। दरअसल कल फोन कॉल के बाद उसे गिल्ट हो रहा था, इसलिए वह उससे माफी मांगने उसके घर गई। लेकिन मोटे लड़के ने उसकी परवाह नहीं की, इसलिए शिया दीवार तोड़कर अंदर घुसना चाहती थी। तभी उसने पर्दा खोला और फिर शिया ने उसे जन्मदिन का गिफ्ट दिया और कहा, ट्रेनिंग की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगी, इसलिए पहले दे रही हूँ। असल में शिया बहुत नरम स्वभाव की है। उनके बीच के झगड़े अक्सर एक माफी से खत्म हो जाते हैं और मोटा लड़का भी जानता था कि गलती उसकी नहीं है, इसलिए उसने शिया को माफ कर दिया। और फिर मोटे लड़के ने कहा, शिया आज मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं आज फोन पर तुमसे बात कर रहा था, मैंने तुम्हें नाली के साथ बात करते सुना। वह तुम नहीं थी? असल में उस समय मोटे लड़के को पहले ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि समस्या क्या है। उसे नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी और अंत ऐसा होगा। और फिर शिया कोच के पास गई, क्योंकि हर दिन इस समय उसे लंबी कूद की ट्रेनिंग करनी होती थी। लेकिन उसे खून से लथपथ देखकर कोच को बहुत दुख हुआ और उसने उसे एक दिन की छुट्टी दे दी। और कल वही दिन था जब इच्छा पूरी होती है और टीचर ने कहा, क्या तुम खुद जा सकती हो? क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तो सिया ने कहा, नहीं, मैं
खुद चली जाऊंगी। जैसे ही वह मुड़ी उसे अपने बॉयफ्रेंड की इच्छा याद आई, इसलिए शिया ने कहा इस वीकेंड पर प्लीज मेरी ट्रेनिंग कैंसिल मत करो। वह कोच को रोकना चाहती थी, लेकिन यह एक दुर्घटना बन गया क्योंकि शैतान भी उसे रोक रहा था। एक बार इच्छा मांग ली जाए तो वह बदल नहीं सकती। अब जब ट्रेनिंग साइट पर समस्या हो गई तो इसका मतलब था कि शिया को मजबूरी में छुट्टी लेनी होगी। उसे पता था कि डरावनी चीज होने वाली है और फिर उसने अपना फोन निकाला और इस बार समय नोट किया। उसी समय जियान्यू को मैसेज मिला। उसकी इच्छा पूरी हो गई। शिया पागलों की तरह जियान्यू के पास दौड़ी और अब उसकी ट्रेनिंग कैंसिल हो गई थी। जैसा उम्मीद था, ऐप ने 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू कर दिया। बाकी 4 लोग इकट्ठा होकर उनका वीडियो देखने लगे। पास बैठा ही जुन इस तरह की भूतिया बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने नेटवर्क रीसेट किया, मोबाइल कार्ड निकाला और सेटिंग रिस्टोर कर दी। और केवल ही जुन सबसे ज्यादा समझदार था। उसने अपना फोन रिस्टार्ट किया और फिर उसने देखा कि डिलीट किया हुआ ऐप फिर से आ गया है और काउंटडाउन चलता ही जा रहा है। ही जुन कंप्यूटर एक्सपर्ट था। उसने सोचा कि यह कोई सामान्य ऐप नहीं है, लेकिन उसने शैतान के बारे में नहीं सोचा। उसने फैसला किया कि सब अलग हो जाएं और वह घर जाकर कंप्यूटर लाए, फिर शिया के घर पर मिले। लेकिन जब जियान्यू घर पहुंचा तो उसे भी मोटे लड़के की तरह एक कॉल आया जिसमें बाकी 3 दोस्तों की हंसी सुनाई दे रही थी। लेकिन वह बहुत शांत रहा और तुरंत शिया के पास मदद के लिए भागा क्योंकि शिया नीचे रहती थी। जब उसने दरवाजा खोला और फोन उठाया तो अंदर की आवाज बंद हो गई। उसे लगा कि दोनों के फोन हैक हो गए हैं, इसलिए उसने फोन को फ्रिज में रख दिया ताकि सिग्नल ब्लॉक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं था और फिर जियान्यू को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब ही झुन वहां पहुंचा तो उसने अपनी प्रोफेशनल क्षमता से जांच करने की कोशिश की और टाइमर को जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की। जैसे ही फोन रीसेट हुआ, जियान्यू ने अपनी आंखें ढक लीं और बार बार कहने लगा कि उसमें कुछ गंदा है। जब उसने दोबारा सिर उठाया तो उसकी दाहिनी आंख खून से भरी हुई थी और उसने एक भयानक दृश्य देखा। और तभी एक बुरी आत्मा ने जियान्यू के शरीर पर कब्जा कर लिया। ही झुन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। तभी फोन रीस्टार्ट होकर चालू हो गया और काउंटडाउन अभी भी चल रहा था। जियान्यू पागलों की तरह हंसने लगा और ही झुन को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया गया और घबराहट में शिया ने एक लैपटॉप उठाकर जियान्यू के सिर पर मारी और वह बेहोश हो गया। और उसी समय एक औरत ने यह सब देखा। वह ही झुन की बहन थी। वह यह देखकर डर गई और शिया को अस्पताल भेज दिया गया और केवल नाली उसके साथ रुकी रही। और जब ही झुन होश में आया तो उसने फिर से उस ऐप को छुआ। तभी अचानक उसकी बहन का फोन आया। ऐसा मत करो, उसे मत छुओ। तुम लोगों ने आज गलती की और अब तुम मुसीबत में हो। आज तुम लगभग मर गए थे। मानो या न मानो, तुम शिया की वजह से मरने से बचे हो। तो ही झुन अपनी बहन से पूछता है, तुम्हें यह कैसे पता? तो उसकी बहन कहती है, क्या तुम्हें पता है तुमने आज क्या किया? वह एक माध्यम है जो श्राप देता और फैलाता है। स्मार्टफोन है पागलों की तरह चल रहा है और उसकी बहन ने ही झुन को कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और उसी समय शिया ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के 8 अक्षर नोटबुक में लिखकर विश मांग रही थी। और उधर हॉस्पिटल में पड़े जियान्यू की हालत फिर से ठीक होने लगी। और जब ही झुन वहां पहुंचा तब तक शिया इच्छा मांग चुकी थी। उसकी इच्छा थी कि जियान्यू फिर से ठीक हो जाए। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जिस पर श्राप होगा वह कुछ देखेगा, इसलिए उसने खुद उस श्राप को लेने का फैसला किया ताकि वह अपनी आंखों से देख सके और उसका हल ढूंढ सके। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नाली ने भी कुछ समय पहले सबसे छुपाकर इच्छा मांगी थी। और फिर उसने चुपके से जियान्यू का फोन उठाया और अपने काउंटडाउन से मिलाया। लेकिन उसने देखा कि जियान्यू का काउंटडाउन रुक चुका है। अब की लड़की आत्मा द्वारा फिर से जकड़ी गई है और हेयिंग ने देखा कि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया है। फिर हेयिंग ने शिया का दायां हाथ घास की रस्सी से बांध दिया ताकि उसका फोन कंट्रोल कर सके, क्योंकि जैसे ही शिया पता बताएगी ये लोग आत्मा का निशाना बन जाएंगे। लेकिन शिया का हाथ 360 डिग्री घूमने लगा और यहाँ तक कि उसका सिर भी वैसा ही हो गया। उसी समय फोन गिर गया और शिया बेहोश हो गई। लेकिन उसकी आत्मा अब भी अंधेरे में थी। वो शिया को वापस लाना चाहती थी, इसलिए हेयिंग को भी वहां जाना पड़ा। उसने पहले डेथ काउंटडाउन को पवित्र जल में डाला और फिर शिया के हाथों में रस्सी बांध दी। और तभी एक सफेद सांप दिखाई दिया। वो हेयिंग का फेरी था। और फिर शिया जाग गई और फिर हेयिंग ने उससे कहा, तुमको 3 दरवाजों से गुजरना होगा। इस दौरान पीछे मुड़कर नहीं देखना, वरना तुम्हारी पहचान खुल जाएगी और अगर तुम मुझे देख लोगी तो मेरे बनाए दरवाजे गायब हो जाएंगे। तो शिया पूछती है, क्या मुझे अकेले जाना होगा? उसे हेयिंग कहती है, तुम अपनी कलाई का ताला देख रही हो ना, ये इस बात का सबूत है कि तुम और मैं जुड़े हुए हैं। कमरे के पार जो दरवाजा है वो तुम्हारे डर के उस पल से आगे ले जाएगा। ये मुश्किल होगा, लेकिन भरोसा रखना कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सब समझाने के बाद हेयिंग ने 7 स्टार मास्क पहन लिया और हेयिंग का शरीर गायब हो गया। तभी तेज हवा चलने लगी। घंटी ने जादुई चाकू फेंका और पूरे वेदी के चारों ओर एक घेरा बना दिया। सुरक्षा चक्र पूरा होते ही हवा अचानक शांत हो गई। शिया भी पहले दरवाजे में चली गई। ये एक अस्पताल था, वही आखिरी जगह जहाँ वो मरने से पहले रही थी। और
विश स्पिरिट जानबूझकर आवाज कर रही थी ताकि शिया पीछे मुड़कर देखे। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी और पाया कि कमरे में कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ने वाली थी, उसे याद आया कि हे यिंग ने कहा था, जब दरवाजा खोलकर अंदर जाओ उसके बाद पीछे मत देखना, मुझे पीछे नहीं देखना है। वो खुद से बार बार यही कहती रही और धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी अचानक उसका सामना एक चीज से हुआ। विश की वजह से मरने वाला पहला क्लासमेट मोटू रहस्यमयी तरीके से सामने आ गया। शिया पूरी ताकत से ऊपर की ओर भागी और तभी उसने वही दृश्य देखा जब मोटू मुसीबत में था। उस समय वो और मोटू इसी तरह झगड़ पड़े थे और मोटू जैसे फिर से आत्महत्या करना चाहता था। शिया ये दृश्य नहीं देखना चाहती थी। वो खिड़की खोलकर भागना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका ही दूसरा रूप दिखाई दिया और ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई अंत ही नहीं है, हर तरफ एक ही मंजिल थी। उसे यह विचार छोड़ना पड़ा और मोटू ने अतीत को फिर से दोहराना शुरू कर दिया, पहले की तरह फिर से जीवित होकर शिया के सामने मर गया। और आखिरकार शिया को समझ आया और उसने दूसरा दरवाजा ढूंढना शुरू किया और मोटू रेलिंग के बीच में खड़ा था। इस बार शिया नहीं रुकी, वो बस उसके शरीर के आर पार निकल गई। इससे न केवल उसका शक सही साबित हुआ, बल्कि उसे दूसरा दरवाजा भी दिखाई दे गया। इन 3 दरवाजों की परीक्षा भ्रम थी। जब वो दूसरे स्तर पर पहुंची तब उसने एक दुर्घटनाग्रस्त कार देखी। उस पर उसके माता पिता पड़े थे। उस कार दुर्घटना ने दूसरे मालिक की जान ले ली थी। ये दृश्य बहुत भयानक था। असलियत में शिया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भले ही ये भ्रम था, लेकिन अपने माता पिता को देखकर असल जिंदगी में भी कई लोग वहीं रुक जाना चाहते थे। तभी तीसरा दरवाजा धीरे धीरे खुला। शिया भी अपने दुख से जाग गई। उसने दर्द में आंखें बंद की और बेरहमी से अपनी माँ के पास से गुजर दी और आखिर में वो डर गई और भ्रम से भाग निकली। और जब उसने तीसरा दरवाजा खोला, भ्रम आखिरकार रुक गया। शिया भी जाग गई। उसके पास घंटी और उसके दोस्त थे। ये दृश्य बहुत असली लग रहा था, लेकिन इस समय भी शिया को एहसास नहीं हुआ कि वो भ्रम के तीसरे स्तर में आ चुकी है। दोनों ने शिया को पीछे देखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हे यिंग खतरे में है। विश स्पिरिट की जगह देखने के लिए पीछे मुड़ना जरूरी है ताकि हे यिंग को बचाया जा सके। तभी हेजुन ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। ये दृश्य बिल्कुल उसके बॉयफ्रेंड के हादसे जैसा था। शिया पूरी तरह धोखा खा गई, क्योंकि एक बार विश मांगने के बाद इंसान श्रापित आत्मा को देख सकता है और 24 घंटे बाद मर जाता है। ऊपर से हेजुन के भूत देखने वाले चेहरे को देखकर शिया आखिरकार पीछे मुड़ गई और शिया को दूसरे आयाम में ले जाया गया था। वहां हर तरफ इंसानों के अवशेष पड़े थे और दरवाजा भीड़ के उस पार था। शिया के शरीर से खून बहने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगी। और तभी अचानक एक तलवार दिखाई दी और उसके हाथ का रस्सी कट गई। शिया फिलहाल खतरे से बच गई। सौभाग्य से हे यिंग समय पर पहुंच गई और उसकी जान बच गई और फिर वो दरवाजा तोड़कर बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद हे यिंग ने सबसे पहले डेथ काउंटडाउन देखा। समय रुक चुका था, लेकिन ये सॉफ्टवेयर गायब नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि मामला खत्म नहीं हुआ है। और घंटी ने भी राहत की सांस ली और हेजुन पूरी तरह शिया में खो गया था। उसने अपनी बहन और जीजा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हे यिंग ने कहा, यह सिर्फ अस्थायी रूप से भूत से संबंध काटा गया है। इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए मुझे उसे बाहर निकालकर खत्म करना होगा। और शिया की रक्षा करने के लिए हे यिंग आखिरकार बाहर आई और चाकू उठा ली। अच्छी बात यह थी कि उसके पास एक महान फेरी की सुरक्षा थी। ये सफेद सांप न केवल आत्मा को घायल कर सकता था, बल्कि इलाज भी कर सकता था। और शिया के सो जाने के बाद घंटी ने एक कागज निकाला। उस पर हेजुन की जन्म तिथि और 8 शब्द लिखे थे। और यहाँ पता चला कि वो सच में विश मांगने वाला था। वो किसी भी समय खुद को देकर शिया को बचाना चाहता था। घंटी ने कहा कि सिर्फ तुम ही मुश्किल में नहीं हो, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? और आखिरकार सबने मिलकर फैसला किया कि शिया उस दफन भाई को बाहर निकालेगी। मेह्युम, हाँ मेह्युम, उस चीज को जिसमें श्राप की शक्ति होती है, मेह्युम कहते हैं। और फिर हे यिंग ने सिया से कहा कि तुम्हें अपनी कलाई वाला लाल फोन याद है ना, वही जो तुमने उधर देखा था? सिया ने कहा हाँ। और फिर हे यिंग ने शिया से उसे इस घर में लेकर आने को कहा, क्योंकि सिर्फ शिया ने विश मांगी थी। वही युएन लिंग और हे यिंग से जुड़ी हुई थी। सिर्फ वही दूसरी तरफ वाले को बाहर निकाल सकती थी। रात में आराम करते समय युएन लिंग खुद शिया के पास आ गई और उसका बेडरूम खून से भर गया। शिया डर कर उठ बैठी और उसने देखा कि युएन लिंग असल में एक लड़की थी और उसकी गर्दन 2 हिस्सों में बटी हुई थी। और उसने पीछे की ओर इशारा किया, लेकिन वो सिर्फ एक सपना निकला। और फिर हे यिंग उससे कहा, अगर ये वहां है तो कोई तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन अगर ब्रेसलेट टूट जाए तो तुम्हें तुरंत वापस आना होगा, और अगर टाइमर फिर से चलने लगे तब भी तुम्हें तुरंत वापस आना होगा। उसने घंटी को दोनों की रक्षा के लिए साथ जाने दिया, क्योंकि वो खुद यहाँ से नहीं जा सकती थी। एक बार अगर वो इस घर से बाहर निकल गई तो जो चीज दबाई गई थी वो बाहर आ जाएगी। और फिर उन्होंने मोटे लड़के के कंप्यूटर से पता लगाया कि यह सॉफ्टवेयर कैंपस से डाउनलोड किया गया था और इसे रिलीज करने वाली 2 लड़कियां थी। उनमें से एक लड़की की माँ भी एक जादूगरनी थी, इसलिए तीनों उस जगह पहुंचे। लेकिन दरवाजे के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वो जगह बहुत समय से छोड़ी हुई थी और उसका ढांचा बहुत अजीब था। घंटी बस घर के अंदर जाने ही वाला था कि वो एक पल के लिए रुक गया। उसने अपना टर्न टेबल निकाला और जब भी किसी गंदी चीज का सामना होता, टर्न टेबल प्रतिक्रिया करता था। और फिर उसने एक छोटा चाकू निकाला और दोनों के
बाहर एक सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि बुरी आत्मा पास ना आ सके, और आखिर में उसने चारों ओर चिपचिपे चावल छिड़क दिए और दोनों से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस घेरे से बाहर मत निकलना। और फिर घंटी ने कहा कि अगर मैं चिल्लाकर कहूं कि बाहर निकलो या मैं 10 मिनट तक बाहर ना हूं तो पीछे मत देखना और भागकर कार तक जाना। इससे कार का दरवाजा खोलना, अंदर जाकर लॉक करना और हेयिंग को कॉल करना, स्पीकर फोन चालू रखना और सूरज निकलने तक बाहर मत आना। घंटी के चेहरे से साफ था कि अंदर की चीजों से निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन माहौल हल्का करने के लिए उसने जानबूझकर थोड़ा मजाक किया और फिर अकेले कमरे में चला गया। जैसे ही वो गया, हेजुन ने शिया की तरफ देखा और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। ये सीधा सादा लड़का मच्छर मारने के चक्कर में लगभग शिया को ही मार देता और सुरक्षा घेरे से बाहर निकल गया। लेकिन तभी शिया ने सिर उठाया और एक पल के लिए जम गई। युएन लिंग सच में वहां दिखाई दी थी, लेकिन हेजुन उसे नहीं देख पा रहा था। उसने जल्दी से शिया को पीछे खींच लिया और युएन लिंग धीरे धीरे गली की तरफ चलने लगी। शिया भूतिया आत्मा के पीछे पीछे चल पड़ी और शिया हर चीज को ध्यान से देख रही थी। लड़की ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उसकी गर्दन कटी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हो, बल्कि उसने हाथ से एक जगह की ओर इशारा किया। शिया तुरंत समझ गई कि वो क्या कहना चाहती है। जैसा उसने सोचा था, नीचे से एक स्कूल यूनिफॉर्म निकली। वहां नदी की एक तस्वीर भी थी और उस पर 2 लड़कियां थी, वही 2 लोग जिन्होंने स्कूल कैंपस पर पोस्ट डाली थी। घंटी ने हेजुन की चीख सुनी और जल्दी से बाहर भागा। शिया ने उसे अभी का पूरा दृश्य बताया। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद युएन लिंग उन्हीं लड़कियों में से एक थी। तभी हेजुन की प्रतिभा सामने आई। फोटो देखने के बाद उसे एक संभावना सूझी। जैसे हम अपने मोबाइल से फोटो लेते हैं, वैसे ही इस फोटो में भी लोकेशन और समय होता है। इसे ओरिजिनल कोड कहते हैं। तो जब उन्होंने विश मांगते हुए वीडियो बनाया होगा, उसमें भी ये जीपीएस जानकारी है। अगर इसे डालो तो वीडियो रिकॉर्ड करने की जगह सामने आ जाएगी और कोड देखकर पता चलता है कि सारे वीडियो जैसे के तैसे सर्वर पर अपलोड हुए हैं। तो मैं सर्वर से वीडियो डाउनलोड करके जीपीएस चेक करूं? और फिर हेजुन ने सच में विश सॉफ्टवेयर का एंट्रेंस ढूंढ लिया। इस समय शिया शांत नहीं रह पा रही थी। उसने ये इंटरफेस पहले भी देखा था और वो उनके स्कूल कोच के कंप्यूटर पर था, इसलिए तीनों आधी रात को स्कूल पहुंचे। और फिर शिया ने कोच का ऑफिस खोला, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर खोला गया, एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया, जिसमें नारी ने विश मांगी थी। यानी उन 5 लोगों में से एक वही थी जिसने विश मांगी थी। कुछ ही समय बाद फैटी मर गया। उस समय सच में नारी की परछाई वहां दिखाई दी थी और उसकी दूसरी विश थी कि उसके पीछे वाला लड़का मर जाए। फिर उसे विश पूरी होने का जवाब मिला, साथ ही 24 घंटे का डेथ काउंटडाउन भी। उसके बाद दूसरा लड़का मर गया, लेकिन विश पूरी होने की कीमत अपनी जान देना थी। इसलिए गुस्से में वो दूसरी लड़की के पास गई और फिर लड़की ने उसे बताया कि ये सॉफ्टवेयर शियुआन नाम की एक लड़की ने बनाया था। इसका मकसद हुईलिंग नाम की एक क्लासमेट को परेशान करना था। यही वही लोग थे जिनकी फोटो शिया को मिली थी। शियुआन एक चुड़ैल की बेटी थी और हुईलिंग पहले उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। फिर नारी ने पूछा कि वह सिर्फ एक कहानी थी तो लोग क्यों मर रहे हैं? लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि अगर तुम किरीगो के बारे में इतना जानना चाहते हो तो डू हुईलिंग की जगह क्वान शुआन के पीछे जाओ। किरीगो उसी ने बनाया था और वो भी उसी परिवार की बेटी है। ये सब क्वान शुआन का ही किया हुआ है। और इसके बाद जियान्यू भी स्कूल पहुंचा। वो भी उन दोनों लड़कियों के बारे में जानकारी जुटाना चाहता था, लेकिन जानकारी मिलने के बाद उसने अचानक एक सवाल पूछा। तभी सच्चाई सामने आ गई कि नारी पहले ही सब कुछ उजागर कर चुकी थी। उसने उस समय का वीडियो रिकॉर्ड किया था जब जियान्यू मुसीबत में था। इसका मतलब था कि नारी भी युआन लिंग यानी आत्माओं को देख सकती थी, यानी उसके अंदर भी कोई विश पूरी हुई थी। अपनी सच्चाई उजागर होते देख नारी का डरावना रूप फिर भी बाहर आ गया। तभी अचानक एक कीड़ा उसके शरीर में घुस गया। उसी वक्त घंटी का कंपास जोर से बजने लगा, जिसका मतलब था कि आत्मा प्रकट होने वाली है। जब घंटी शिया और जियान्यू को ढूंढने गया, तभी वो कीड़ा पूरी तरह सक्रिय हो गया। नारी ने जियान्यू पर हमला कर दिया और उसे चुप करा दिया। इस समय तक नारी पूरी तरह श्राप के कंट्रोल में आ चुकी थी। वो मुड़ी और वहां से चली गई। तभी युआन लिंग ने जियान्यू को ढूंढ लिया। वो धीरे धीरे हवा में उठने लगा और तभी सही समय पर घंटी पहुंच गया और उसने जियान्यू को बचा लिया। लेकिन उसी पल जादुई हथियार फिर से कांपने लगा। कांच का एक टुकड़ा टूटकर उड़ा और घंटी की दाईं आंख के पास जा लगा। उसी धुंधले पल में उसने एक महिला भूत की परछाई देखी, बस एक झलक के लिए। और लड़की अपनी एक सहेली को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका सामना उसकी चुड़ैल माँ से हो गया। चुड़ैल ने उसे एक जन्मजात प्रतिभाशाली इंसान की तरह देखा, क्योंकि जैसे ही हुईलिंग घर में दाखिल हुई, उसकी नजर फर्श पर रखी अगरबत्ती पर टिक गई। उसकी आंखें लाल हो गई थी। अपनी शक्ति दिखाने के लिए चुड़ैल ने लाल बीन्स का एक थैला निकाला और फिर उसे कपड़े में लपेट दिया और हुईलिंग से कहा कि उसे अपनी आंखों पर दबाए। फिर उसे पवित्र जल पिलाया। 3 सेकंड बाद उसे थूकने को कहा। फिर लाल बीन्स उस पवित्र जल में डाल दी गई। ढक्कन पर 7 सितारों वाली तस्वीर रखी गई और एक मछली के फोटो को माध्यम बनाकर उसकी आंखों में कील मारा। और हैरानी की बात यह थी कि हुईलिंग की आंखें बिल्कुल सामान्य हो गई। और फिर हुईलिंग ने कहा कि ये अस्पताल से भी बेहतर है। तो चुड़ैल ने कहा, तुम मेरी तुलना डॉक्टर से कर रही हो? मैं डॉक्टरों से पूरी तरह अलग हूँ। डॉक्टर बिना किसी किताब के भी मेहनत से कुछ बन सकते हैं, लेकिन हमारे
हमारे जैसे लोगों में जन्मजात शक्ति होनी चाहिए। चुड़ैल ने देखा कि हुईलिंग इस काम के लिए जन्म से ही उपयुक्त है। वो उसे अटारी में भी ले गई और वहां हर तरफ देवताओं की मूर्तियां रखी थी, लेकिन हुईलिंग को उस अंधेरे माहौल में अजीब तरह की शांति महसूस हुई। फिर चुड़ैल ने एक मंत्र पढ़ा। जब हुईलिंग ने दोबारा आंखें खोली तो उसे लगा जैसे उसने कोई खजाना देख लिया हो। यहाँ तक कि बुद्ध की मूर्ति के ऊपर रखी टहनियां भी हिलने लगी और फिर चुड़ैल मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी महान आत्मा की स्वीकृति मिल गई। फिर उसने हुईलिंग से कहा कि कमरे में रखी किसी भी चीज को चुनो ताकि उसके स्वभाव की परीक्षा ली जा सके, लेकिन उसने गलती से एक भयानक वस्तु चुन ली क्योंकि वो एक खतरनाक काले जादू का हिस्सा थी। और फिर हुईलिंग ने उससे पूछा कि इसका नाम क्या है, तो चुड़ैल ने कहा डोलमी। मैं इसे ऐसे पकड़कर किसी इंसान को जैसे चाहूं हिला सकती हूँ और ये तुम भी कर सकती हो। तुम भी इसे पकड़कर किसी को नियंत्रित कर सकती हो, लेकिन जिस इंसान को पकड़ना हो उसकी सबसे करीबी चीज चाहिए। सबसे अच्छा होता है नाखून, पैरों के नाखून या बाल। उन्हें कॉटन स्वैब से साफ करो, फिर आंख, नाक और मुंह बनाओ। हाथ चेहरे पर रखो और कॉटन स्वैब छिड़को ताकि चेहरा लाल हो जाए। और ये सब देखकर हुईलिंग डर से कांप उठी, लेकिन उसने अपनी पहली जादुई विद्या सीख ली। यही उसकी भयानक प्रतिभा थी। वो किसी भी चीज को जल्दी सीख सकती थी। तभी चुड़ैल की बेटी वापस आई। शिवान ने घर में घुसने से पहले हुईलिंग के जूते देख लिए। यही वो चीज थी जिसे वो सबसे ज्यादा नापसंद करती थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की पहचान से बेहद नफरत थी। और उसने गुस्से में बोतल को लात मार दी। और तभी चुड़ैल ने आवाज सुनी और चिल्लाया, कौन है? और गुस्से में शिवान ने कहा कि तुमने अपने पति को खा लिया। असल में शिवान हमेशा से अपने पिता की मौत का दोष अपनी माँ पर डालती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ ने उसके पिता को श्राप दिया था। और तभी हुईलिंग उसके पीछे भागी और वो शिवान की फीलिंग की परवाह करती थी और उसे पता था कि शिवान इस घर से नफरत करती है। लेकिन हुईलिंग खुद एक अनाथ थी। वो शिवान को सबसे करीबी इंसान मानती थी। शिवान चाहे जितना भी गुस्सा करे, हुईलिंग की पहली प्रतिक्रिया हमेशा माफी मांगना होती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि शिवान अपनी माँ से इतनी नफरत करती है कि वो उसकी मौत तक चाहती थी। कहते हैं अगर कोई सच्ची विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। क्या तुमने कभी सुना है? तो हुईलिंग ने कहा, तुम किसकी बात कर रही हो? तो शिवान कहती है, यहाँ कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जाऊँ, इसलिए मोहल्ले के लोग मुझे उस शमन की बेटी कहते हैं जिसने अपने पति को खा लिया। वे मुझे दया से देखते हैं, लेकिन मेरी पागल माँ हमेशा शराब पीकर बकवास करती रहती है। शिवान किसी शैतान जैसी लग रही थी। वो सच में चाहती थी कि उसकी माँ मर जाए। फिर उसने हुईलिंग से उसकी विश पूछी। हुईलिंग थोड़ी नाराज हुई। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। उसकी विश सिर्फ शिवान की माफी पाना थी और उसने वादा किया कि वो उसकी माँ से दोबारा नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, उसने लंबे समय से इस राज को छुपा कर रखा था और किसी को नहीं बताया था। फिर थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार एक नाम लिया। मैं जीताए के साथ बाहर जाना चाहती हूँ। एक सबसे अच्छी दोस्त होने के बावजूद शिवान की पहली प्रतिक्रिया समर्थन नहीं बल्कि हंसी थी, क्योंकि उसकी नजर में जीताए में कोई खास आकर्षण नहीं था। फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हें जीताए सबसे ज्यादा पसंद है? तो हुईलिंग ने कहा, हाँ, ये एक राज है। और फिर उसने हुईलिंग को बहकाकर उसकी जन्मतिथि लिखवाई। फिर उसके फोन में उसका कन्फेशन वीडियो रिकॉर्ड करवाया। यहाँ तक कि उसने उसे सामने खड़े होकर प्रपोज करना भी सिखाया। जीताए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस समय हुईलिंग सिर्फ शिवान को खुश करने में लगी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही चीज आगे चलकर मौत बन जाएगी। अगले दिन दोनों बस पकड़ने गईं और सच में उनकी मुलाकात जीताए से हो गई। हुईलिंग डरकर छिप गई। उसने शिवान को कोई हरकत करने से रोका। इस पर शिवान ने उसका मजाक उड़ाया और उसे बदकिस्मत कहा। स्कूल पहुंचने पर एक घुंघराले बालों वाली लड़की आई। उसने हुईलिंग को पूरी तरह नजरअंदाज करके शिवान को नमस्ते किया। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग हुईलिंग को अनदेखा कर रहे हों। जब हुईलिंग ने कहा कि वो उनके क्लब में शामिल होना चाहती है तो शिवान ने पहले ही जवाब दे दिया, उसे दिलचस्पी नहीं है, जबकि हुईलिंग ने अभी जवाब भी नहीं दिया था। फिर शिवान ने कहा कि उसे मार्शल आर्ट्स पसंद है। असल में वो जानबूझकर उसके लिए जाल बिछा रही थी, क्योंकि पूरे स्कूल को पता था कि वहाँ एक चुड़ैल की बेटी पढ़ती है और उसकी माँ ने उसके पिता को श्राप दिया था, लेकिन किसी को असली इंसान का पता नहीं था। अब अफवाह फैल गई कि हुईलिंग को मार्शल आर्ट्स पसंद है। इस तरह वो शिवान की ढाल बन गई और स्कूल में 3 लोग उस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ बेवकूफ, अरे मेरे कजन का भाई युद्ध से वापस आया था। उस समय वो एक पागल शमन थी जिसने अपने पति को मार डाला। उन्हें ये भी नहीं पता था कि जिस लड़की की वे बातें कर रहे थे वो शिवान उनके सामने ही खड़ी थी। माहौल बदलने के लिए शिवान ने जल्दी से गेम का विषय तय करने को कहा। तभी बगल वाले लड़के ने कहा कि अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बने जो विश पूरी करे तो उसे बहुत लोग डाउनलोड करेंगे। बाकी सबकी सहमति देखकर शिवान ने स्कूल छोड़ दिया। अपनी माँ की वजह से वो हमेशा इन रहस्यमयी चीजों से नफरत करती थी। अगले दिन उसने ये बात हुईलिंग को बताई। क्योंकि शिवान में डिजाइन करने की टैलेंट नहीं थी, इसलिए उसे हुईलिंग की मदद लेनी पड़ी। हुईलिंग खुशी खुशी उसकी मदद करने लगी और उसके लिए एक ओपनिंग एनिमेशन डिजाइन किया। ये एक खुशी का पल था, लेकिन घर लौटते समय उसने अचानक अपनी माँ को शराब के नशे में देखा। शिवान का चेहरा तुरंत उतर गया और वो अकेली घर की तरफ भाग गई। उसने हुईलिंग को भी पीछे आने से मना कर दिया और घर लौटते ही उसने देखा कि अटारी का दरवाजा खुला हुआ है। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गलत है।
ऊपर पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, सारी मूर्तियां टूटी हुई थी, उसकी माँ भी खून से लथपथ थी। वो डरी हुई थी, फिर भी उसने बेटी के कपड़े उतारकर उसका शरीर साफ किया और लगातार माफी मांगती रही। तभी अचानक कांच टूटने की आवाज आई। खिड़की खोलते ही कौवे सीधे चेहरे पर आ गए। उसकी माँ डरकर खिड़की बंद कर देती है, लेकिन शियुआन खुशी से खून साफ करती रही। उसे पता ही नहीं चला कि अनगिनत शापित आत्माएं चुपचाप उसे घेर चुकी हैं। तभी उसकी माँ ने समझ लिया कि वो आज जिंदा नहीं बचेगी। उसने अपनी बेटी के बाल जमीन पर रगड़े, फिर एक फोटो निकाली और बेटी की यूनिफॉर्म जमीन पर रख दी। वो लगातार महान आत्मा से अपनी बेटी को माफ करने की भीख मांगती रही। उसने सारी सजा खुद लेने की प्रार्थना की। वो अपनी आखिरी सांसों से अपनी बेटी की रक्षा कर रही थी। आखिर में उसने अटारी बंद कर दी और जैसे ही खून की छींटें उड़ी, जो आत्माएं उसके पैरों तक पहुंच चुकी थीं, वे तेजी से पीछे हट गईं। शियुआन की जान बच गई और फिर अगले दिन हुई लिंग शियुआन से संपर्क नहीं कर पाई, इसलिए वो उसके घर पहुंची। इस समय उसकी माँ बेटी के कपड़े छिपा रही थी। वो अपनी बेटी की नकली मौत दिखाकर महान आत्मा को धोखा देना चाहती थी। तभी उसने सामने खड़ी हुई लिंग को देखा, जैसे उसे आखिरी सहारा मिल गया हो। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और हुई लिंग से विनती करने लगी और उसने कहा कि ये ताबीज इसे सिवोन के शरीर या उसके बैग में रख देना और उसके मुंह में डाल देना। वो हमेशा शराबी जैसी रहती है, इसलिए हमेशा ताबीज पहनती है, लेकिन तुम्हें ये उसके मुंह में रखना होगा। मैं अपने पति को नहीं बचा पाई, अब मुझे उसे बचाना है। अपनी दोस्त की माँ के खून को देखकर हुई लिंग आखिरकार मान गई। सबसे दयनीय इंसान वही चुड़ैल थी। उसने अपने पति को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन असफल रही। उल्टा उस पर पति को खाने वाली औरत का श्राप लग गया। अब उसकी बेटी भी उसी आपदा का सामना कर रही। माँ सिर्फ अपनी बेटी की जान बचाना चाहती और हुई लिंग के जाने के बाद असली माँ घर में ही मर गई। हुई लिंग स्कूल पहुंची। वो शियुआन को सब बताना चाहती थी, लेकिन वो घुंघराले बालों वाली लड़की अब भी उसके साथ थी। शियुआन के परिवार का राज खुलने के डर से वो फिलहाल चुप रही। क्लास खत्म होने के बाद उसने चुपके से सुरक्षा ताबीज शियुआन के कपड़ों में रख दिया, जब वो वहां नहीं थी। लेकिन तभी शियुआन वापस आ गई। उसने जेब से वो ताबीज निकाल लिया जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। वही चीज उसके सामने थी। उसे लगा जैसे हुई लिंग ने उसे धोखा दिया हो। यहाँ तक कि थप्पड़ खाने के बाद भी हुई लिंग ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि शियुआन ने बाहर की बातें सुनकर ये मान लिया कि सारी गलती हुई लिंग की है। शियुआन ने हर चीज के लिए हुई लिंग को दोषी ठहराया और फिर उसने जल्दी से वो सॉफ्टवेयर बनाया और बदला लेना शुरू कर दिया। उसने बाकी 3 लोगों को भी धमकाया, तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, और फिर जिताए। किसी शैतान की तरह क्लास में वापस गया। फिर उसने स्क्रीन पर हुई लिंग का कन्फेशन वीडियो चला दिया और ये देखकर शियुआन जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। तभी जिताए सामने आया और उसने कहा, क्या देख रही हो और तुम किससे प्यार करती हो पागल लड़की। कई लोगों के अपमान और गालियों ने हुई लिंग को पूरी तरह तोड़ दिया। वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन जिताए ने उसे पीट दिया। हुई लिंग ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। असल में उसने चुपके से उसका चेस्ट कार्ड चुरा लिया था। ये जानने के बाद कि ये सब शियुआन का आइडिया था, हुई लिंग दर्द में स्कूल छोड़कर चली गई। उसने लकड़ी की गुड़िया निकाली और चुड़ैल की बात याद की। जिस इंसान को श्राप देना हो उसकी सबसे करीबी चीज चाहिए। सबसे अच्छा है नाखून, पैरों के नाखून और बाल। जब तुम म्योंगजू सिल जाओ तो चेहरे पर आंख, नाक और दांत बनाओ। यहाँ भाग्य है, अगर म्योंगजू सिल लाल हो जाए तो कान काट दो। हुई लिंग के शरीर पर घाव बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। जन्म तिथि और 8 अक्षरों का इंतजार करने के बाद हुई लिंग ने विश सॉफ्टवेयर खोला। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ये कर सकता है। अगर तुम एक हाथ हिलाना चाहते हो तो एक मुर्गे की बलि देनी होगी। अगर 2 हाथ हिलाना चाहते हो तो एक सूअर की बलि देनी होगी। हुई लिंग ने चुड़ैल की बात मानी। जितना बड़ा श्राप होगा उतना बड़ा नुकसान होगा। उसने उन सभी बुरे लोगों की मौत की कामना की। फिर उसने आर्ट नाइफ निकाली और सीधे अपने गले में घोंप दी। बदले को चरम तक पहुंचाने के लिए उसने पूरा गला ही काट दिया। उसी पल से विश सॉफ्टवेयर सच में काम करने लगा। सबसे पहले वीडियो जिताए ने देखा। वह ऐप को रिपोर्ट कर रहा था कि वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। तभी अजीब चीजें होने लगी। वीडियो के खुलासे को रोकने के लिए शियुआन सीधे स्कूल में घुस गई। वो सॉफ्टवेयर डिलीट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने जो भी किया सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं हुआ। वो घबराकर कंप्यूटर रूम में पहुंची। यहाँ तक कि लाइट ऑफ करने के बाद भी सर्वर चमक रहा था। तो गुस्से में शियुआन ने सर्वर को तोड़ा और तभी रूम की सारी टीवी ऑन हो गई। और फिर हुई लिंग कहती है, मेरी विश है तुम सब मर जाओ। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम सब मर जाओ। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, जिताए तुरंत नियंत्रित हो गया और शियुआन का भी वही हाल हुआ। ये हुई लिंग की अपनी जान देकर भेजी गई विश थी। वे इससे कैसे बच सकते थे? और आखिर तक शियुआन लड़ना चाहती थी, लेकिन उसके घाव बढ़ते गए। अंत में जमीन पर पड़े पड़े उसने अचानक अपना फोन उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी कोई विश भेज रही हो। ये भी उसकी जान देकर भेजी गई विश थी। कुछ देर बाद हुई लिंग के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, विश पूरी हो गई, लेकिन ऊपर लिखा टेक्स्ट खून जैसा लाल था। ठीक है भाइयों, यही था शियुआन ऐप का अतीत। लड़की अचानक पागल हो गई और उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गईं और उसका शरीर मरोड़ने लगा और वह एक ही जगह स्टक हो गई थी। और तभी घंटी वहां दौड़ता हुआ आया। उसने लड़की को देखा और हैरानी में अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें
खोली तो एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। असल में घंटी और युएलिंग की लड़ाई के दौरान वह गलती से घायल हो गया था और इसी वजह से उसकी आंखें फूल गई थीं और युएलिंग को खत्म करने के लिए कुछ लोगों ने विश वाले वीडियो के जरिए उसकी मौत से पहले उसके मोबाइल की लोकेशन ढूंढ निकाली। अगर वे उस मोबाइल को वापस उटांग ले जाकर पूरी तरह नष्ट कर दें तो युएलिंग भी खत्म हो जाएगी। और फिर हे यिंग ने उन्हें बताया कि उन्हें इंद्रधनुष वाली खिड़की वाली इमारत ढूंढनी है। उस खिड़की में जरूर एक लाल फोन होगा। याद रखना, सिर्फ तुम ही उस लाल फोन को छू सकती हो। अगर लाल फोन के दोनों तरफ का संबंध जुड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ तुम ही यह कर सकती हो, चिंता मत करो। और फिर सिया ने अपने हाथ की रस्सी को देखा और जोखिम उठाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यार्ड स्पिरिट उनसे एक कदम आगे थी। जैसे ही वे लोग गांव में दाखिल हुए उनका नेविगेशन बंद हो गया और तभी अचानक एक ट्रक चालू हो गया जबकि उसमें कोई ड्राइवर नहीं था और फिर हादसा हो गया। सौभाग्य से किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। और फिर घंटी ट्रक की जांच करने गया और तभी अचानक उसका घूमने वाला यंत्र बजने लगा और यह दृश्य देखकर सब डर गए। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि युआन लिंग ने फिर हमला कर दिया और फिर घंटी ने अपने शरीर से वार रोककर सिया को बचाया और लोहे की छड़ उसके दाहिने पीठ में घुस गई, लेकिन घंटी बहुत मजबूत था। और फिर सिया फोन ढूंढने चली गई और घंटी ने अपना निजी जादुई हथियार भी उसे सौंप दिया। और फिर शिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और दोनों के जाने के बाद हे जुन ने एम्बुलेंस बुलाई और अपने जीजा को अस्पताल भेज दिया। आखिरकार फोटो की खिड़की के आधार पर सिया आखिरकार उस जगह पहुंच गई जहां युआन लिंग ने आत्महत्या की थी, लेकिन अंदर जाते ही टूटा हुआ पुल रास्ते में आ गया। अच्छी बात यह थी कि वे काफी दूर थे। सिया ने तेजी से छलांग लगाकर उसे पार कर लिया। क्योंकि श्रापित इंसान सिया थी इसलिए फोन भी उसी को उठाना था और कमरे में घुसते ही उसे हुई लिंग का फोन दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची उस पर हमला हो गया। वह वही लड़की थी जिसे शुरुआत में युएलिंग ने नियंत्रित किया था। दोनों अच्छी दोस्त थीं, इसलिए सिया ने पलटकर हमला नहीं किया, लेकिन नाली उसे मारने ही वाली थी और बाहर खड़ा जियान यू आखिरकार सहन नहीं कर पाया और छलांग लगाकर सिया के पास पहुंच गया। अपनी गर्लफ्रेंड का होश खोते देखकर जियान यू ने जादुई चाकू से नाली के पेट में वार कर दिया और सिया ने मौका देखकर फोन उठा लिया, लेकिन वह नाली को वहां छोड़ नहीं सकी। वह उसे भी साथ ले जाना चाहती, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब युएलिंग की चाल थी। उसने सिया के हाथ की सुरक्षा रस्सी हटाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरी तरफ हे यिंग भी इस खतरे से प्रभावित हो गई और रस्सी जल्दी ही खून से लाल हो गई और सिया भी दब गई और नाली मौका पाकर वहां से भाग गई। तभी हे यिंग का फोन आया और उसने जियान यू से कहा कि सिया को यहाँ लेकर आओ, क्योंकि हे यिंग उस आंगन से बाहर नहीं जा सकती वरना उसके अंदर की चीजें नियंत्रण खो देती। लेकिन तभी सिया को दोबारा होश आया और उसने कहा कि फोन युएलिंग द्वारा नियंत्रित है, जल्दी फोन काटो। वह समझ नहीं पा रहा था कि असली युआन लिंग कौन है, लेकिन घंटी के छोड़े हुए लुओ पान ने फिर काम किया, क्योंकि सिर्फ युआन लिंग के प्रकट होने पर ही वह आवाज करता था। जियान यू को आखिरकार समझ आ गया कि उसके सामने खड़ी सिया नियंत्रित की जा चुकी है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सिया को फिर से जिंदा किया गया था और फिर उसने जियान यू पर हमला क्यों नहीं किया, क्योंकि इस समय वह भ्रम में थी। वह युआन लिंग के साथ खेल रही थी और फिर जियान यू उसे अस्पताल ले जा रहा था। और तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सिया वापस स्कूल पहुंच गई और उसके आसपास सब सामान्य लग रहा था। सभी कह रहे थे कि अब सब खत्म हो गया और फिर सिया जियान यू से कहती है, तुमने यह कैसे किया? क्या तुम्हें वह मिल गया? और मोटे लड़के की मौत के अलावा बाकी 3 लोग सिया को दिलासा देने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि अब सब ठीक है। नारी तो और भी ज्यादा आगे बढ़कर माफी मांग रही थी। वह कह रही थी कि पहले वह बहुत सेल्फिश थी और अब आगे अच्छे से रहना चाहती है। इस भावुक मिलन ने कुछ समय के लिए सिया की सावधानी कम कर दी, लेकिन जब वे सब क्लासरूम की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में मल्टीमीडिया रूम पड़ा और फिर सिया एक पल के लिए रुक गई। मल्टीमीडिया रूम खुला हुआ था। कई साल पहले यहाँ किसी की मौत हुई थी और तब से ये बंद था, लेकिन अब यह खुला हुआ था। तभी सिया को एहसास हुआ कि यह असली दुनिया नहीं है। उसने खिड़की खोली और दूसरी तरफ खुद को देखा। वहाँ अनगिनत भ्रम की परतें थीं और हर परत बिल्कुल एक जैसी थी। जैसे ही उसने कांच बंद किया तो अभी अभी साथ चल रहे तीनों दोस्त गायब हो गए और असल दुनिया में सिया कांप रही थी। साफ था कि वह अब भी भ्रम में लड़ रही थी। और उधर हे यिंग स्काई लैंटर्न हवा में उड़ाती है, लेकिन तभी अचानक एक आवाज आई। बल्ब तुरंत गिर गया और दूसरी तरफ रास्ता भटक चुके जियान यू ने सिया को नीचे रखा, लेकिन वह फिसल गया और लगभग चट्टान से गिरने वाला था। और तभी सिया रहस्यमयी तरीके से हंसने लगी। साफ था कि इस पल की लड़ाई खत्म हो चुकी थी और जब जियान यू निराशा में डूब चुका था तभी उसे एक तैरती हुई रोशनी दिखाई दी और उसने पूरी ताकत से ऊपर चढ़ाई की। फिर सिया को उठाकर बल्ब की रोशनी की दिशा में दौड़ पड़ा और आखिरकार उसे हे यिंग दिखाई दी और फिर हे यिंग ने रस्सी से सिया को बांधा और उसका हाथ
जबरदस्ती खुलवाया, फिर फोन को वेदी पर रखा और एक चांदी का तीर उठा लिया और फोन में जोरदार वार किया और विश सॉफ्टवेयर सच में रुक गया था। लेकिन जब वह मुड़ी तो उसने देखा कि सिया अब भी पुनर्जीवित अवस्था में थी। हे यिंग समझ नहीं पाई कि वह खुद भ्रम में क्यों आ गई और जब सिया मारी जाने वाली थी तभी एक उड़ता हुआ तीर उसे बचा गया। और फिर हे यिंग ने कहा, माफ करना सिया, मैं असफल हो गई, मैंने उसे तीर से कुचल दिया, लेकिन श्राप खत्म नहीं होगा। और जब सिया ने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन हे यिंग के जवाब देने से पहले ही घायल युएन लिंग वापस आ गई और फिर उसे शिया को लेकर बाहर निकलने पड़ा। लेकिन अचानक एक परछाई ने दोनों को रोक लिया। उसके सामने खड़ी लड़की मरी हुई लिंग थी। अभी जो फोन मिला था वह उसी का था और इस समय हुई लिंग का श्राप खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी दोनों इस भ्रम में क्यों थे? तभी उन्हें एहसास हुआ दरअसल युएन लिंग हमेशा से दो थे। हुई लिंग दयालु थी और दूसरी जिसने हुई लिंग को मारा था वह दुष्ट थी। जब हुई लिंग की विश पूरी हुई और उसने शिवान को मार दिया तो शायद मरने से पहले शिवान ने भी कोई विश मांगी थी और अब सब कुछ साफ हो चुका था। और तभी हुई लिंग के इशारे के अनुसार शिया ने मीडिया रूम की तरफ देखा, वही बंद जगह थी। और फिर हे यिंग ने शिया को खींचकर कहा कि अगर मल्टीमीडिया रूम वही जगह है जहां शिवान ने अपनी विश मांगी थी तो उसका फोन अभी भी वहीं होगा। शिवान की जगह पर कोई उसे हरा नहीं सकता, इसलिए हे यिंग को बाहर जाकर अपनी पहचान बदलनी थी और खुद को कठपुतली बनाकर शिवान को रोकना था, जबकि शिया को उसका फोन ढूंढना था। और फिर हे यिंग ने उसको मास्क दिया और इससे अपना चेहरा ढकने कहा ताकि वह पकड़ी ना जाए। और फिर हे यिंग वास्तविक दुनिया में वापस गई और एक गुड़िया को चाकू से घोंप दिया, फिर अपना हाथ काटकर उसके खून को परछाई की तरह इस्तेमाल किया और खुद को कठपुतली में बदल लिया। फिर हुई लिंग का रूप धारण कर लिया और जब शिवान ने हुई लिंग की आवाज सुनी तो वह बाहर आ गई और इस समय हुई लिंग श्राप को खत्म कर चुकी थी। और फिर उसने शिवान को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा, लेकिन हे यिंग जानती थी कि जितना ज्यादा वह बात करेगी उतनी ही आसानी से उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए उसने सीधे आगे बढ़ने का फैसला किया और शिवान को वहीं छोड़ दिया। जैसा उसने सोचा था, शिवान कुछ देर सोचती रही लेकिन जिज्ञासा में उसके पीछे चल पड़ी, मगर शिवान मूर्ख नहीं थी। और फिर उसने हुई लिंग को पुकारा और फिर उसकी कलाई पकड़ ली। उम्मीद के मुताबिक हे यिंग की पहचान उजागर हो गई। यही वजह थी कि शिवान तेज थी। जब तक वह अपने स्पेस में रहती वह अपनी जगह मनचाहे बदल सकती थी और जब हे यिंग उसे ढूंढ रही थी तब असल में शिवान उसके पैरों के नीचे एक लाल कीड़े में बदल चुकी थी। और इसी समय शिया आखिरकार डोमे सिटी पहुंच गई, लेकिन हैरानी की बात थी कि वह वहां बेहोश पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा से शिवान के नियंत्रण में थी। और फिर शिया को यहाँ एक अलग कमरा मिला, लेकिन अंदर जाने से पहले वह जाग गई। शिया ऊपर चढ़ी और अपनी अच्छी दोस्त को जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नारी अब एक दानव बन चुकी थी क्योंकि वह शिया से बेहतर नहीं थी। यहाँ तक कि जिस आदमी से वह प्यार करती थी उसे भी शिया ने छीन लिया था। इसी जलन ने उसे धीरे धीरे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। नारी को कदम दर कदम मजबूर किया गया और आखिरकार शिया फट पड़ी। ऐसा नहीं था कि शिया मजबूत नहीं थी, बल्कि वह हमेशा से दिखावा कर रही थी। असल में नारी कभी उसकी प्रतिद्वंद्वी थी ही नहीं, बल्कि शिया ही हमेशा उससे हार मानती रही थी। नारी से निपटने के बाद आखिरकार उसे कोने में रखा फोन मिल गया, लेकिन दरवाजे के बाहर हे यिंग इतना भाग्यशाली नहीं थी। वह कई जगहों से घायल हो चुकी थी और मरने वाली थी। तभी अचानक हुई लिंग दिखाई दी और हे यिंग ने एक वार में तलवार पकड़ ली और फिर उसने शिवान को मार डाला। और इस तलवार ने सिर्फ शिवान को ही नहीं भेदा, बल्कि उसके असली शरीर को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह कोई तीर नहीं था। और इसी समय शिया बाहर भाग कर आई। हे यिंग ने उसे देखा और अपनी तलवार बाहर निकाली, फिर धनुष खींचकर तीर चलाया और मोबाइल फोन को नष्ट करने की तैयारी की, लेकिन चोट की वजह से उसका निशाना नहीं लगा। और तभी सिया ने तीर उठकर फोन पर मार दिया और फिर सब खत्म हो चुका था। दो फोन दो विश का प्रतिनिधित्व करते थे। जिस पल फोन नष्ट हुआ उसी पल विश का श्राप भी खत्म हो गया और अब 5 सबसे अच्छे दोस्तों में अब सिर्फ 3 ही बचे थे। शुक्र है कि घंटी और हे यिंग सुरक्षित थे। दरअसल कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। घंटी ने जानबूझकर अपना चश्मा उतारा था। वह हे यिंग के शरीर पर मौजूद चीज को देखना चाहता था। पिछली दुर्घटना की वजह से अब वह अपनी पत्नी को इस कमरे से बाहर निकाल सकता था। और फिर कुछ दिन बाद एक सीनियर लड़का जैसे किसी जादू के असर में आ गया था। वह अचानक स्कूल में चुपके से घुस गया और सीधे एक जगह पहुंचा। उसका निशाना एक मोबाइल फोन था और फिर चार्ज करने के बाद फोन जल्दी ही चालू हो गया। स्क्रीन की फोटो से साबित हुआ कि यह नाली का फोन था, लेकिन फोन लॉक था। तभी चैट सॉफ्टवेयर पर एक मैसेज आया। उसने सामने वाले से पूछा कि मोटा आदमी कैसे मरा, और फिर लड़के ने कहा मुझे ये फोन मिला। और अगले ही पल लड़के ने सिर नीचे किया, फोन अनलॉक हो गया और फिर लड़के ने एक नजर में विश सॉफ्टवेयर देख लिया और